सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेक्टिफायर होता क्या है। बेसिकली रेक्टिफायर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम एसी वेवफॉर्म को डीसी वेवफॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसी वेवफॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, और ये एक पीरियोडिकली वेवफॉर्म है जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइकिल्स आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद एक रेक्टिफायर सर्किट होता है जो इस एसी वेवफॉर्म को चेंज करके डीसी वेवफॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास आउटपुट में एक डीसी वेवफॉर्म मिल रहा है, बट ये हमारे पास प्योर डीसी वेवफॉर्म नहीं है सर। ठीक है, तो रेक्टिफायर की हेल्प से हम प्योर डीसी वोल्टेज अचीव करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इन एक्स्ट्रा हमें फिल्टर सर्किट्स की नीड होती है जो उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्योर डीसी नहीं है, एक पल्सेटिंग डीसी है, इसलिए हम इसको मतलब ये पल्सेटिंग डीसी है, प्योर डीसी हमारे पास नहीं है। अगर आपको प्योर डीसी चाहिए तो फिर आपको फिल्टर्स की हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर का। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, एक सोर्स एसी वोल्टेज है, एक डायोड को हमने एसी वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्ट किया है, और सिंप्लिसिटी के लिए अभी हमने एक आर लोड यहाँ पे लिया हुआ है। बेसिकली एक प्योर रेजिस्टिव लोड है। ठीक है, तो जो हमारे पास सोर्स वोल्टेज है उसको हमने वीएस से डिनोट किया है। वीडी हमारे पास डायोड के अक्रॉस जितना वोल्टेज है वो वीडी से हमने शो किया है। वी नॉट हमारे पास आउटपुट में जितना वोल्टेज है हमने उसको वी नॉट से शो किया, और आर हमारे पास रेजिस्टेंस है। आई नॉट हमारे पास आउटपुट में जो हमें करंट मिलेगा उसको हमने आई नॉट से डिनोट किया हुआ है। तो अगर हम बात करें डायोड की, बेसिकली डायोड या फिर कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, हम पहले उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसके सिर्फ दो ही ऑपरेशन होते हैं, या तो वो एज अ ऑन स्टेट में रहेगा या फिर वो एज अ ऑफ स्टेट में रहेगा वो। ठीक है, दो ही कार्य वो कर सकता है। तो ऑन या ऑफ स्टेट में जब भी कोई भी डायोड हमारे पास या डायोड या फिर कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस ऑन स्टेट में रहेगा, उस टाइम पे आइडियली उस स्विच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा जीरो, क्योंकि वो एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और करंट जो होगा उस स्विच के अक्रॉस कोई फाइनाइट वैल्यू पे होगा, क्योंकि वो एज अ पाथ यहाँ पे बनाएगा कि करंट यहाँ से फ्लो होके इनपुट के से आउटपुट की तरफ फ्लो होगा। तो इनिशियली ये एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो आपके पास जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, बट करंट की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें कि ऑफ स्टेज में हमारे पास क्या होगा, ऑफ स्टेज में कोई भी सेमीकंडक्टर स्विच हमारे लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट का मीनिंग है कि आपके पास जो आउटपुट जो स्विच के अक्रॉस वोल्टेज रहेगी वो कोई फाइनाइट वैल्यू पे रहेगी, बट करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो। कोई भी करंट की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम आगे इसमें और भी कैलकुलेशन करते हैं, अगर सपोज हमें किसी भी स्विच के अक्रॉस पावर लॉस कैलकुलेट करना है, तो आप देख सकते हैं कि स्विच के हमारे पास दो ही स्टेज हैं, आइदर ऑन और ऑफ। ठीक है, तो स्क्रीन आ गई, अब आप यहाँ से बैठ भी सकते हो, मतलब चेयर लेके अब आप बैठ जाओ। नहीं बैठ जाओ आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी तो पहली स्लाइड वो तो कर दिया। ठीक है, अब स्क्रीन और आप अब दोनों लोग स्क्रीन का मेन कर लिया मैंने। हाँ, ठीक है, जो करना स्क्रीन चल भी रही है, बहुत ज्यादा देर का। हाँ, चल भी रही है, उसको वहां से निकाल दें। अगर मानो उनकी रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ स्क्रीन चाहिए तो हम स्क्रीन दे देंगे, आपकी वॉइस है ही उसमें। ठीक है, ठीक है, बच्चों की भी आ गई है, बच्चों की भी आ गई। अब आप समझो, बैठना है आपको? नहीं बैठना। ठीक है, पीछे से हम लोग भी आ जाएंगे बैकग्राउंड में। नहीं वो अब मैं वो शिफ्ट करती रहूंगी, मुझे मेन स्क्रीन जो चाहिए तो मिल गई। ठीक है, तो आइडियली चलो स्टार्ट करो। तो आइडियली हमारे पास स्विच की दो ही स्टेज है, आइदर ऑन और ऑफ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि ऑन स्टेज में आपके पास वोल्टेज जीरो है, करंट की कोई फाइनाइट वैल्यू है। ऑफ स्टेज में करंट की वैल्यू जीरो है, वोल्टेज कोई फाइनाइट वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे पावर लॉस कैलकुलेट करता हूँ स्विच के अक्रॉस, तो पावर हमारे पास क्या होता है, V/I, दिस इज द पावर। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में, एक केस में करंट जीरो, एक केस में वोल्टेज जीरो है, तो पावर लॉस कितना मिलेगा, जीरो। आइडियली हमें पावर लॉस जीरो मिलना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल सर्किट्स में, क्योंकि जब हमारे पास जो कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, स्विच है, जब वो ऑन स्टेज में भी होगा, कंडक्टिंग स्टेज में भी होगा, तब भी हमारे पास कोई ना कोई फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है आइडियली। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो जीरो ना होके उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होती है,
कम होता है, बहुत लो वैल्यू को होता है, बट जीरो नहीं होता है। जीरो ना होने की वजह से हमें कोई ना कोई पावर लॉस मिलता है एक प्रैक्टिकल केस में। जब भी हम कोई भी रेक्टिफायर या कोई कन्वर्टर डिजाइन करेंगे तो उस केस में हमें पावर लॉस मिलता है, जीरो नहीं मिलता है, बट आइडियली वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे डायोड यूज कर रहे हैं, तो अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एक टू टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल एनोड है, एक टर्मिनल कैथोड है। ठीक है, डायोड में अगर हम और डिटेल में डिस्कस करें तो डायोड की भी दो ही स्टेज होती है, आइदर वो ब्लॉकिंग स्टेज में काम करेगा ऑफ स्टेज में, या फिर कंडक्शन स्टेज की ऑन स्टेज में काम करेगा। तो डायोड की जो ऑन होने की कंडीशन है वो ये है कि जब एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा तब वो कंडक्शन मोड में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कंडक्ट करेगा। डायोड हमारे पास पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। अनकंट्रोल्ड डिवाइस इसको किस लिए बोलते हैं? क्योंकि एक बार अगर एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से ज्यादा हो गया उसके बाद हम कोई भी कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, यानी कि हम इसको कंडक्शन में जाने से रोक नहीं सकते। ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन में जाने से इसको रोक सकता है कि जब एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से कम हो जाएगा, वो इसकी ब्लॉकिंग स्टेज रहेगी। उस टाइम पे सारे के सारे वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा, कोई भी करंट को पास नहीं करेगा। तो ये हमारे पास डायोड का सिंबल है। एक्चुअल में डायोड हमें कुछ इस तरह से दिखता है। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि दो टर्मिनल है, ये वाला एनोड और ये वाला कैथोड। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डायोड्स प्रैक्टिकली भी अवेलेबल हैं, और जैसे हमारे पास एक N4007 का डायोड है। बहुत सारी रेंजेस में हमारे पास जो भी डायोड्स हैं वो अवेलेबल है, उनकी करंट रेटिंग और उनकी वोल्टेज रेटिंग हमारे पास एक वाइड रेंज में डायोड अवेलेबल हमारे पास है। तो स्मॉल डायोड की बात करें तो कुछ इस तरह से हमें दिखता है। तो आगे अगर हम फर्दर बात करें कि वर्किंग की, कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरह से वर्क कर सकता है या वो किस तरह से वर्क करेगा, तो सर्किट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, उसके बाद ये डायोड है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, करंट और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज। तो करंट जो आउटपुट में रहेगा, करंट वही सेम करंट डायोड में रहेगा, क्योंकि डायोड हमारे साथ सीरीज कनेक्टेड है, लोड के साथ भी और सोर्स के साथ। ठीक है, जब जब डायोड कंडक्ट करेगा तो वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, यहाँ पे ये पाथ कंडक्ट करेगा, और जब ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वो एज अ इनपुट वोल्टेज होगा, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है हमारे पास। ठीक है, और जब जब डायोड हमारे पास ब्लॉकिंग स्टेज में रहेगा तब तक हमारे पास आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एसी वोल्टेज, एसी वेवफॉर्म है, साइनसोइडल है। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए वो पॉजिटिव है, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव है। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 से लेके पाई पीरियड तक वो पॉजिटिव है, एक साइन वेव है, और पाई से लेके 2 पाई तक वो नेगेटिव है। ठीक है, 90 पे वो पॉजिटिव पीक है और 270 पे वो नेगेटिव पीक है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे एनोड, दिस इज द एनोड। ठीक है, एनोड पे जैसे ही वोल्टेज हमारे पास पॉजिटिव हुआ विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, डायोड ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डायोड ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, डायोड कंडक्शन मोड में चला गया, आउटपुट का वोल्टेज सेम एज इनपुट वोल्टेज। ठीक है, और डायोड कंडक्ट कहां तक करेगा? जब तक एनोड का वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ठीक है, और वो पॉजिटिव है कहां तक? पाई तक। पाई तक वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट वोल्टेज 0 से लेके पाई तक सेम एज इनपुट वोल्टेज है, सेम एज इनपुट वोल्टेज। पाई के बाद क्या हुआ कि एनोड नेगेटिव हो गया। ठीक है, एनोड नेगेटिव होने का मतलब है कि डायोड अब हमारा ब्लॉकिंग ऑफ स्टेज में चला गया, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, करंट हमारे पास 0 है। और जब करंट यहाँ पे 0 है तो आउटपुट का वोल्टेज हमारे पास क्या है? आई नोट इंटू आर। आई नोट इंटू आर, आई नोट 0 है तो वी नोट भी क्या होगा? 0 होगा। तो पाई से लेके 2 पाई तक हमारे पास नेगेटिव वोल्टेज है, पाई से लेके 2 पाई तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो उस टाइम पे जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितनी है? 0 वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल रही है। देन 2 पाई के बाद फिर से साइकिल रिपीट करेगा, क्योंकि हमारे पास ये पीरियोडिक वेव फॉर्म है, वो अपने आप को रिपीट करेगा, फिर से पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है डायोड फिर से कंडक्शन मोड में जाएगा, आउटपुट आपको साइनसॉइडल मिलेगी अगली हाफ साइकिल तक, और फिर आपको फिर से 0। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब ये भी है कि जो आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट की हाफ वेव के लिए मिल रही है, हाफ साइकिल के लिए मिल रही है। इसलिए हमारे पास क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर, कि नेगेटिव साइकिल में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट आपके पास 0 है।
ठीक है। उसके बाद हम आउटपुट करंट की बात कर लें तो आउटपुट करंट सेम एज इनपुट आउटपुट वोल्टेज रहेगा, बट अगर हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आउटपुट करंट हमारे पास आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय आर होगा। तो उसका पीक कहीं ना कहीं वी नॉट से कम ही होगा, ठीक है। उसका पीक वी नॉट के बराबर तभी हो सकता है जब आर की वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो अगर 1 से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट का मैग्नीट्यूड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम रहेगा, बट उसका वेव शेप सेम एज वोल्टेज की तरह रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा भी कि जो वेवफॉर्म है हमारे पास पॉजिटिव साइकिल के लिए हमें मिल रही है सेम एज इनपुट वोल्टेज, तो करंट का वेव शेप भी सेम रहेगा साइनसोइडल फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज आपके पास जीरो है क्योंकि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, करंट जीरो है, तो यहाँ पे पास करंट की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ रही है, जीरो, ठीक है। देन साइकिल फिर से रिपीट करेगी, तो पॉजिटिव के लिए डायोड कंडक्ट करेगा, आउटपुट में करंट मिलेगा साइनसोइडल, देन फिर से जीरो, ठीक है। अगर हम डायोड करंट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो करंट है आउटपुट करंट और डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो सेम है क्योंकि सीरीज सर्किट है, तो आउटपुट करंट और डायोड करंट की वेव शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है। पॉजिटिव के लिए कंडक्ट करेगा, देन फिर जीरो, देन कंडक्शन, देन जीरो, ठीक है। तो इस वाली साइकिल के लिए हमारे पास डायोड ऑन है, इस वाली साइकिल के लिए डायोड ऑफ है। अब अगर हम डायोड वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो आइडियली हमारे पास क्या है कि इतने पीरियड के लिए जीरो से लेके पाई तक के लिए हमारे पास डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो जीरो से लेके पाई के लिए डायोड कंडक्ट कर रहा है। जब डायोड कंडक्ट करेगा तो वोल्टेज कितना होगा, जीरो होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जीरो, ठीक है। अब जब डायोड ब्लॉकिंग मोड में चला गया है क्योंकि वो नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, तो आउटपुट में अब आपको क्या मिलेगा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज, क्योंकि वो नेगेटिव वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है। सेम अगली साइकिल आएगी, फिर वो कंडक्शन मोड में जाएगा तो वोल्टेज हमारे पास जीरो होगी और देन उसके बाद ब्लॉक करेगा। तो ये हमारे पास सारी वेवफॉर्म्स हैं, सोर्स वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, डायोड करंट है और डायोड वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल रेक्टिफायर की, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आइडियली तो हमारे पास वोल्टेज जीरो होना चाहिए जब कंडक्शन मोड में डायोड चला जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, हर डिवाइस का कोई ना कोई फॉरवर्ड वोल्टेज है। तो हमारे पास प्रैक्टिकल केस में कोई भी रेक्टिफायर है वो किस तरह से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही दिखाया, देखो यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल दिख रहे हैं, एक ब्लैक कलर में, एक रेड कलर में और एक पिंक कलर में, ठीक है। ब्लैक कलर वाला हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। पिंक कलर वाला हमारे पास आउटपुट करंट है और रेड कलर वाला हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। क्योंकि हमारे पास डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है, इट वेरीज फ्रॉम 0.3 से लेके 0.7 के अराउंड वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का डायोड आपके पास बना हुआ है, किस भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का डायोड आपके पास बना हुआ है। तो जब हमारे पास डायोड कंडक्शन मोड में जाएगा, इस वाली जीरो से लेके पाई तक डायोड कंडक्ट कर रहा है, डायोड कंडक्ट कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज भी सेम एज इनपुट वोल्टेज है, बट आपके पास यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज अब क्या होगा, वी आउट इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी डी, क्योंकि डायोड के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो भी हमें माइनस करना है। तो इसीलिए अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपके पास आउटपुट और इनपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कंडक्शन टाइम में थोड़ा सा कम है। वो डिपेंड करेगा कि कितना फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप आपके पास है। तो ये जो गैप आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है डायोड का, ठीक है। सेम ब्लॉकिंग मोड में जाएगा तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनपुट वोल्टेज तो है लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं है, ठीक है। सिमिलरली करंट का मैग्नीट्यूड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई नॉट हमारे पास होगा वी नॉट बाय आर, ठीक है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो करंट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से कम होगा, ठीक है। तो यही चीज अगर आप थोड़ा सा और जूम आउट करके देखोगे यहाँ पे, तो हमें क्या पता लग रहा है कि देखो रेड वाला आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, पिंक वाला सॉरी आउटपुट वोल्टेज रेड वाला है, पिंक वाला आउटपुट करंट है और ब्लैक वाला आपके पास इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज आपके पास जीरो क्रॉसिंग यहाँ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज आपके पास जीरो यहीं हो जा रहा है। पहले ये हुआ किस लिए, क्योंकि जैसे ही इनपुट वोल्टेज 0.7 से नीचे जाएगी तो डायोड तभी ऑफ हो जाएगा। आइडियली तो उसको तब ऑफ होना चाहिए जब वो नेगेटिव जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल केस में आपके पास डायोड तभी ऑफ हो जाएगा जब आपके पास इनपुट वोल्टेज 0.7 से नीचे चली जाएगी। तो यही वो टाइम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो,
कि इसी टाइम पे यहाँ पे 0.7 से नीचे गया इनपुट वोल्टेज, डायोड आपके पास ऑफ हो गया, आउटपुट वोल्टेज आपके पास जीरो आ गया, जबकि एक्चुअल में इनपुट वोल्टेज जीरो यहाँ हो रहा है लेकिन आउटपुट वोल्टेज जीरो। तो प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा ही होता है, डायोड पूरी तरह से कंडक्ट नहीं करता है पूरी साइकिल के लिए, 0.7 के बाद ही कंडक्शन स्टार्ट होगा और 0.7 से नीचे कंडक्शन बंद हो जाएगा, उसी बीच में वो कंडक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड भी उसका सेम एज इनपुट वोल्टेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल रेक्टिफायर का केस है हमारे पास। अब अगर हम बात करें इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हमारे पास होती है कि एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज का हमें आरएमएस एवरेज वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास वेवफॉर्म है 0 से पाई तक, उसका नेचर साइनसोइडल है, पाई से 2 पाई तक वो जीरो है। तो एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1/t, टी इज द टाइम पीरियड, इंटीग्रेट करेंगे उसको 0 से लेके t और एक्चुअल जो भी वैल्यू है डी ओमेगा टी, ओमेगा टी हमारे पास यहाँ पे टाइम रेफरेंस, ठीक है। तो v हमारे पास क्या है, vm sin ओमेगा टी, क्योंकि इसका नेचर एज अ साइनसॉइडल है तो ये vm sin ओमेगा टी है। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड बहुत मेन है कि हमें किसी भी वेव शेप का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको बोला जाए, जब भी कोई वेव फॉर्म जिस भी मोमेंट पे अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दे वो उसका टाइम पीरियड। तो ये वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट करना शुरू करती है 2 पाई, तो 0 से लेके 2 पाई तक ये एक साइकिल कंप्लीट करती है, ये इसका टाइम पीरियड। यहाँ पे हमने लिखा 1/2 पाई। अब क्योंकि पाई से लेके 2 पाई तक इसकी वैल्यू 0 है, तो इस बीच में इंटीग्रेट करने की कोई हमें नीड नहीं, इसलिए हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके पाई तक। 0 से लेके पाई तक इसकी वैल्यू है vm sin ओमेगा टी, तो हमने यहाँ पे लिखा vm sin ओमेगा टी, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, लिमिट आ गई 0 से लेके पाई, 2 पाई बाहर आ गया, vm हमने बाहर ले लिया vm/2 पाई। उसके बाद cos 0 माइनस cos पाई, cos 0 की वैल्यू 1, पाई की वैल्यू -1, 1 माइनस -1 2 से 2 कैंसिल हुआ, वैल्यू में vm/पाई। यानी कि एवरेज वैल्यू जो हमारे पास होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो होती है vm/पाई, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसका जो हमारे पास मेथड होता है वो ये होता है अंडर रूट में 1/t, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट करेंगे v², ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो सेम हमारे पास टाइम पीरियड 2 पाई है, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके पाई तक, क्योंकि पाई से लेके 2 पाई तक इसकी वैल्यू 0 है, अगर कोई वैल्यू हमें मिलती तो हम 2 पाई तक ही इंटीग्रेट करते, तो इसलिए यहाँ पे 0 से लेके पाई तक हमने इंटीग्रेट करा है। और vm sin ओमेगा टी को हमने स्क्वायर किया है, तो ये बना vm का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी, vm स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, sin स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होती है 1/cos 2 ओमेगा टी बाय 2, ठीक है। 2 बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 पाई vm स्क्वायर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, इसका हमने इंटीग्रेट करा है तो हमें मिला 1, 0 से लेके पाई तक हम इसकी लिमिट लगाएंगे, sin 2 ओमेगा टी बाय 2, 0 से लेके पाई तक। फर्दर सॉल्व करेंगे, पाई माइनस 0, sin 2 पाई बाय 2, sin 0/2, sin 2 पाई की वैल्यू भी 0, sin 0 की वैल्यू भी 0, सब 0 हो गया, पाई बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा अंडर रूट में vm स्क्वायर बाय 4, अंडर रूट से जब आप बाहर आओगे तो बचेगा vm/2, तो यानी कि आरएमएस वैल्यू होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की vm/2, ठीक है भाई। फर्दर हमने एक एग्जांपल लिया है, इसी एग्जांपल को हम मैटलैब में भी सॉल्व करके देखेंगे और हम ये वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में क्या जो मैटेरियल लैब वाला सॉफ्टवेयर है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इस केस में हमने एक हाफ वेव रेक्टिफायर लिया है जिसकी इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है और नॉर्मली हमने आर लोड लिया है तो हमें आर लोड ही लेना है, और हमने आरएमएस वैल्यू और आउटपुट वोल्टेज एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हमारे पास इनपुट वोल्टेज दी जाती है तो ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू है, दिस इज द आरएमएस वैल्यू 230 वोल्ट। 230 वोल्ट का हमारे पास आरएमएस है इनपुट वोल्टेज। अगर हमें इसका पीक निकालना है तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि पीक हमें वीएम चाहिए, हमें दोनों ही फॉर्मूले में वीएम चाहिए, यहाँ पे भी vm/2 और वहां पे भी vm/पाई, vm/पाई, तो दोनों ही केसेस में हमें वीएम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम वीएम कैलकुलेट कर लेंगे, वीएम की हमारे पास वैल्यू होती है Vrms इंटू √2, तो जब आप 230 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 325.26 वोल्ट। उसके बाद एवरेज वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है vm/पाई, आपने vm की वैल्यू रखी 325.26 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये आपको मिला 103.53 वोल्ट। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू हमारे पास फॉर्मूला है vm/2,
वीएम की वैल्यू 325.6 बाई 2, तो हमें मिला 160. 162.